नमस्कार। आज आपको यहाँ ये एक टेबल दिखाई दे रही होगी और इस टेबल पर मैंने ये पतली सी ग्राफ शीट लगा रखी है। ग्राफ शीट के बगल में यहाँ एक चेन है, ये लोहे की चेन है और इसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह बराबर ही है, करीब करीब। आज हम इस टेबल और ये चेन के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे और इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये चेन की लंबाई चाहिए और मैं ये चेन की लंबाई आसानी से इस ग्राफ शीट की मदद से निकाल सकती हूँ। और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसकी लंबाई है करीब 63 सेंटीमीटर लंबी है हमारी चेन। तो आप भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ग्राफ शीट को इस तरह से ग्रेजुएट कर रखा है और यहाँ पर जो हमारी चेन है 63 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। अब मैं ये जो चेन है हमारी, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करूँगी। मैंने 5 सेंटीमीटर लेंथ जो चेन की है उसे टेबल से नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया है और टेबल के ऊपर अभी 58 सेंटीमीटर लंबी हमारी चेन रखी हुई है। ये जो नीचे लटक रही है चेन, उसका जो वेट है उसके कारण से टेबल पर रखी हुई हमारी चेन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस दिशा में, पर फिर भी टेबल पर रखी हुई चेन कहीं नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि चेन के ऊपर उल्टी दिशा में भी एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स टेबल ही लगा सकती है क्योंकि टेबल ही इसके कांटेक्ट में है और यही फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स है जो चेन के ऊपर लग रहा है। यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है इस वक्त 5 सेंटीमीटर लंबाई के चेन के वेट के बराबर है। अब अगर मैं ये लंबाई बढ़ा देती हूँ तो इस वक्त टेबल के ऊपर 55 सेंटीमीटर है चेन की लेंथ और जो लटक रही है वो है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबी चेन लटक रही है, यानी कि जो फोर्स है टेबल पर रखी हुई चेन के ऊपर इस दिशा में वो बढ़ गया है। तो अभी भी ये स्थिर अवस्था में है, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ गया है। अब मैं और बढ़ाती हूँ ये इसकी लेंथ। इस वक्त 10 सेंटीमीटर हो गई है चेन की लेंथ जो नीचे लटक रही है और ऊपर जो है वो 53 सेंटीमीटर लंबी है हमारी चेन। आप ध्यान दीजिए कि जो चेन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर हम टेबल पर रखी हुई चेन की बात करें तो जितना टेबल पे रखी हुई चेन का वेट है उतने वेट के बराबर टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है और इसे ही हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि
टेबल जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो इस चेन की लंबाई पर डिपेंड कर रही है। अब मैं इसे और नीचे की तरफ खिसका रही हूँ और इस वक्त हमारी जो चेन है वो 13 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है और 50 सेंटीमीटर टेबल पर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है चेन के ऊपर, टेबल पे रखी हुई चेन के ऊपर, इस दिशा में वो बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्शन का फोर्स जो चेन के ऊपर लग रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, पर जो टेबल चेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो घटता जा रहा है, क्योंकि चेन की लंबाई टेबल के ऊपर घट रही है। अब मैं इसको और नीचे कर रही हूँ। अब हमारी जो चेन है वो 49 सेंटीमीटर टेबल पर है और बाकी की नीचे लटक रही है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है और 49 सेंटीमीटर टेबल पर है। अब मुझे धीरे धीरे इसे नीचे की तरफ स्लाइड करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि किस लेंथ पे ये स्लाइड होनी शुरू हो जाएगी। हमें वही लेंथ चाहिए जिस पर कि ये चेन पूरी की पूरी स्लाइड होके नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ाया और अब ये 48 सेंटीमीटर लेंथ जो है चेन का वो टेबल पर है और 15 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है। अब मैं इसे थोड़ा और बढ़ा रही हूँ और ये देखिए ये हमारी चेन स्लाइड हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने देखा 47.5 सेंटीमीटर पर करीब करीब हमारी चेन नीचे की तरफ स्लाइड होने लग गई। अब इस डेटा के आधार पर हम चेन और टेबल के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि जब ये चेन जस्ट स्लाइड करने लगती है तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन से इस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं। यहाँ F है फ्रिक्शनल फोर्स और N है नॉर्मल रिएक्शन जो टेबल चेन पर लगा रही है। कितनी चेन? उतनी चेन जो टेबल के ऊपर है। और ये जो म्यू है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। टेबल चेन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है वो लटकती हुई चेन के वेट के बराबर है। अब जो लटकती हुई चेन है उसका लेंथ अगर मैं L हैंगिंग लिखूं और उसे मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो मान लीजिए उसे मैं m ही लिख देती हूँ और ये g से और मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इतना फोर्स हमारे फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो टेबल पर रखी हुई चेन के वेट के बराबर होगा और टेबल पर रखी हुई चेन की लंबाई को मैं अगर LT से डिनोट करूं तो ये हो गए LT और मास पर यूनिट लेंथ अभी भी m है और g से और मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम बहुत आसानी से म्यू
की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये म्यू बिल्कुल आसानी से हम ये रेशियो से हमें मिल गया, और वो है LH/LT। LH क्या है? LH वो लेंथ है जो टेबल के नीचे लटक रही थी, और LT टेबल पर रखी हुई चेन की लेंथ है। तो हमने देखा कि जो टेबल पर जो लेंथ थी वो थी 47.5, ये सेंटीमीटर में है, और जो हैंग कर रही थी लेंथ वो है 15.5। अब मैं इसका रेशियो आसानी से अपने कैलकुलेटर से निकाल सकती हूँ। तो ये देखिए, ये है जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, और ये करीब करीब जो आ रही है आप भी पढ़ सकते हैं 0.33 के आसपास हम इसे ले सकते हैं। तो हमारा जो टेबल और चेन के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गया है 0.33। तो आप देखिए, हमने बड़ी ही आसानी से ये टेबल और चेन के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल लिया। धन्यवाद।